Good morning, students. In our last class, we have studied Newton's first law of motion, right? Newton's first law of motion states that if the object is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will remain in motion. Or if it is moving in any particular direction with some speed, then it will continue to move in that direction with the same speed until and unless an external force is not applied on it, right? Now, it means an object cannot change its inertia by its own until and unless an external force is not applied on it. Now, today we are going to see Newton's second law of motion. Okay, so the Newton's second law of motion states that the force applied on any body is directly proportional to the rate of change of momentum. इसका मतलब किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का. फॉर एग्जांपल, जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा या जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, और जितना कम हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना कम मोमेंटम चेंज होगा, राइट? So this is basically the Newton's second law of motion. For example, जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हम हमारे हाथों को पीछे ले जाते हैं, राइट? तो हम कैच करते समय हम हमारे हाथों को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं. तो बेसिकली हम उसको पीछे क्यों ले रहे हैं? ताकि जो कैच करने का टाइमिंग है वो थोड़ा सा बढ़ सके, और जब टाइम बढ़ेगा आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बोला मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, राइट? तो जब ऑब्वियसली बात है, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी, राइट? इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा तो हमारे हाथों पर जो फोर्स है वो भी कम लगेगा, जिससे हमको इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे. और अगर हम हमारे हाथों को पीछे नहीं करें तो फिर हमको हमारी हाथों पे चोट लगने के चांसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि टाइम कम रहता है, और टाइम कम रहेगा इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, और उस केस में आपको इंजरी लगने के चांसेस काफी होते हैं. तो इसलिए हम हमारे हाथों को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं ताकि जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाए और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाए, जिसके कारण ऑब्वियसली फोर्स भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? इसका मतलब ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं मोमेंटम में चेंज की. तो सबसे पहले हमको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट? दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अवर लास्ट क्लास. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं. इसका मतलब पहले कुछ मोमेंटम था, हमने मान लिया P1, और मोमेंटम चेंज होकर कुछ और हो गया है, दैट इज P2. तो P1 और P2 के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज P2 माइनस P1 जो होगा, दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? तो हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी u, राइट? तो उसका जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू m इंटू यू, राइट? अब यही ऑब्जेक्ट, इसका मास तो वही रहेगा, राइट? मास हमेशा कांस्टेंट होता है. नाउ अब ये ऑब्जेक्ट कोई दूसरी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड लेट दैट वेलोसिटी बी v. तो इन दैट केस इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू mv. So mu is equal to मतलब P1 is equal to mu is the initial momentum and P2 is equal to mv is the final momentum. और अगर हमको change in momentum कैलकुलेट करना है तो change in momentum del P is equal to P2 minus P1. This is the basically our change in momentum, right? Now हम क्या बोल रहे हैं? Force is proportional to the rate of change of momentum. Rate of change of momentum की बात कर रहे हैं, इसका मतलब del P by del T, right?
क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको लिख दिया del p बाई del t। और अगर हम इनिशियल टाइम को 0 मान लें तो उस केस में ये हो जाएगा t, राइट। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del p को हम लिख सकते हैं p2 माइनस p1। तो ये हो गया p2 माइनस p1 अपॉन में t। सिमिलरली इस फोर्स को मैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू P2 की जगह P2 की वैल्यू तो आ गई mv माइनस P1 की जगह P1 की वैल्यू तो आ गया mu अपॉन में t। और फ्रॉम हियर F इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स को हम F से डिनोट कर देते हैं, m कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से, तो अंदर बच गया v माइनस u डिवाइडेड बाय t, राइट। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि v माइनस u मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो इसको हमने लिख दिया m इंटू a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t। यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर एंड दैट कांस्टेंट इज k। सो आई गेट f इज इक्वल टू kma। एंड इन SI सिस्टम, जब हम बात करते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, विच इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में ये जो k है इसकी वैल्यू होती है 1। तो जब हमने यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट कर दी तो वी विल गेट f इज इक्वल टू ma। मतलब आप किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करोगे वो उस बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट। सो F is equal to ma is the formula for force which is derived from the Newton's second law of motion. So basically the Newton's second law of motion states that the force applied on the body is proportional to the rate of change of momentum, जिसको हमने बॉल वाले एग्जांपल से समझा कि अगर टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, जिससे इंजरी लगने के चांसेस कम, और अगर बॉल को हमने सडनली कैच कर लिया तो टाइम ज्यादा जिससे मोमेंटम भी ज्यादा, टाइम कम जिससे मोमेंटम ज्यादा और इंजरी लगने के चांसेस भी ज्यादा, राइट। सो दिस इज बेसिकली द न्यूटन सेकेंड लॉ। और यहां से आपके पास आ जाता है फोर्स की वैल्यू, दैट इज F इज इक्वल टू ma, राइट। इसका मतलब द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी is equal to the product of mass and acceleration of the body. We can define force as the product of mass and acceleration of the body is called as force. SI system में जो force की unit होती है that is Newton, okay? और इसको हम N से denote करते हैं। The SI unit of force is Newton and it is denoted by capital N, okay? Now we will do some of the numericals that are based on the second law of motion, okay? So the first numerical is, now this is the numerical that is based on the definition of and formula of force, okay? So you have to read the numerical along with me. A constant force act on an object of mass 5 kg. आप एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है 5 kg, जिस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के लिए जिस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इट इंक्रीज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 7 मीटर पर सेकेंड। सो यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, और अगर ये फोर्स 5 सेकेंड तक अप्लाई किया गया तो उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दैट ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो हमको फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। फॉर दैट वी नो दैट F is equal to ma, that is the product of
मास एंड एक्सेलरेशन, राइट। सो F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू मास हो जाएगा हमारा 5 kg। आपको पता है, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, m ऐसा का ऐसा, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, राइट, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। सो ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर, व्हाट डू वी गेट, मास आ जाएगा आपके पास 5, ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी इज 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 3 डिवाइडेड बाय टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड्स, राइट। 7 में से 3 गए, 4 बचा अपॉन 2, 2 2 जा 4, सो द फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन, राइट। अब आपके पास फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और आपको निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ओके। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सो वी विल गेट अवर आंसर। फोर्स हमारे पास कितना निकल गया है 10 न्यूटन, तो हमने यहां लिख दिया 10 इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन object is you have to determine, that is v minus initial velocity is 3 divided by time आपको दिया है सेकेंड केस में 5 seconds, right। now what do we do, ये 5 से 5 कैंसल, 10 is equal to v minus 3 और जब ये 3 इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, so we will get v is equal to 10 plus 3, that is v is equal to 13 meter per second, and this is our answer, right। so in this way we can solve the numericals that are based on force, okay। now we will see one more numerical that is based on this pattern, and that is, now the next numerical is which would require a greater force। आपको दो कंडीशंस दी हैं, दोनों में से किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा आपसे ये पूछा है। An acceleration of 2 kg मास, आपको फर्स्ट बॉडी का मास दे रखा है 2 kg और एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और सेकेंड बॉडी का मास आपको दे रखा है m2 इज इक्वल टू 4 kg और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको बताना है कि इन दोनों केसेस में कौन सा वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, ओके। तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, हमने मान लिया F1 इज इक्वल टू m1a1, राइट। वी नो दिस फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू ma, हम फर्स्ट बॉडी के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हमने हर जगह 1 लगा दिया। m1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 5, 5 2 जा 10 न्यूटन, तो फर्स्ट फोर्स आपके पास आ गया 10 न्यूटन, राइट। नाउ बात कर रहे हैं सेकेंड फोर्स की, तो F2 इज इक्वल टू m2 दैट इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी एंड a2 दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो m2 हो गया 4 और a2 हो गया 2, तो ये हो गया 4 2 जा 8 न्यूटन, राइट। सो द सेकेंड फोर्स इज 8 न्यूटन, और यहां से हम देखकर इजीली समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट वाले केस में फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकेंड वाली बॉडी में जो फोर्स लग रहा है उसके, राइट। सो इट वाज सो इजी, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, राइट। नाउ वी विल सी वन मोर न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द फोर्स, एंड दैट इज, नाउ देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। A motor car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर, ओके। आपको गिवन है कि एक मोटर कार जिसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड वी नो दैट जब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो 18 6 जा 108 और 6 5 जा 30, तो जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड
इट टेक 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। अच्छा, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए हमने इसको डिनोट किया यू से। ओके, इसके बाद जैसे ही आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो उसको 4 सेकेंड का समय लगा स्टॉप होने में, और जब वो स्टॉप हो गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो स्टॉप हो गई है। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। आपको कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया है ब्रेक्स ने मोटर कार पर। इफ द मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg, आपको मास टोटल गिवन है दैट इज 1000 kg, राइट। तो यहां पे हमारे पास m, u, v और t की वैल्यू है, और हमको सिंपली फोर्स की वैल्यू निकालनी है। सो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मास की जगह m लिख दिया, एक्सेलरेशन की जगह वी हैव रिटन v माइनस u अपॉन में t. Now on putting all these values, what do we get from here? मास हमारे पास हो गया 1000, v is 0 माइनस u हो गया 30 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू हमको गिवन है 4 सेकेंड, राइट। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो व्हाट डू वी गेट? f इज इक्वल टू 1000 इंटू 0 माइनस 30 इज माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4, राइट। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट माइनस 7500 Newton, right? So the answer is minus 7500 Newton. Here the minus sign is showing that the force is basically doing retardation, right? तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो हमको क्या बता रहा है? That the force is doing retardation, मतलब it is used in stopping the object, or we can say that it is used in reducing the velocity of the moving object, right? So that's why we have used minus sign here, मतलब यहाँ पे minus sign ये show कर रहा है. So the force of 7500 Newton is applied by the brakes on the motor car to make it to the rest. Okay. Now we will solve one more numerical that is based on this pattern only. Okay. Now there is one more numerical that is based on that pattern of question only. Okay. A force of 5 Newton gives a mass m1, right? आपको क्या given है कि किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन जिसका मास आपको गिवन है m1, ठीक है। इस m1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, जिसके कारण उस बॉडी को कितना एक्सेलरेशन मिल जाता है? उस बॉडी को एक्सेलरेशन मिल जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What acceleration would it give if both the masses were tied together? अब आपको बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों मासेस को एक साथ टाई कर देते हैं तो उस बॉडी को कितना एक्सेलरेट. Okay, students, there is a mistake in the question. I will just correct it. Okay. Okay, students, I have corrected the question. The force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square, right? आपको given है कि जब आप 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास m1 है अप्लाई करते हो तो उसको कितना एक्सेलरेशन मिल जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. और जब इतना ही फोर्स आप किसी m2 मास के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो तो उसको कितना एक्सेलरेशन मिल जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. What acceleration would it give if both the masses were tied together? हमको ये निकालना है कि अगर हम इन दोनों मास को कंबाइन कर देते हैं तो इतना फोर्स अप्लाई करने से जो रिजल्टेंट बॉडी बनेगी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा. तो सबसे पहले हमको m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले F इज इक्वल टू m1a1. F की वैल्यू 5, m1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, a1 की वैल्यू हो गई 10, राइट. सो 5 अपॉन 10 दैट इज m इज इक्वल टू 0.5
kg, राइट। m1 की वैल्यू आपके पास आ गई 0.5 kg। सिमिलरली हम m2 की f2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m2 f इज इक्वल टू m2 इंटू a2। f की वैल्यू अगेन 5 न्यूटन, m2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, a2 की वैल्यू हो गई 20। फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, m2 इज इक्वल टू 5/20 या 1/4, या m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.25 kg, राइट। तो m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है। अब हमको निकालना है कि जब हम इन दोनों मासेस को कंबाइन कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट मास होगा, दैट इज कैपिटल M से डिनोट कर दिया हमने, कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 0.5, m2 की वैल्यू 0.25 और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास 0.75 kg, राइट। तो 0.75 kg जो है वो हमारा हो गया टोटल मास। नाउ F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A, राइट। F की वैल्यू 5, कैपिटल M की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.75 और एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम निकालने के लिए इस m की वैल्यू को हमको डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। सो वी विल गेट a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 0.75, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 0 लगाने पड़ेंगे, कैंसिल कर देते हैं। 5 1 जा 5 एकम 5 6 7 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 छंग 18, 6.67। The acceleration of 6.67 meter per second square will be applied on the body जब हम उन दोनों masses को combine कर देते हैं, right? So today we have seen the Newton's second law of motion and the formula for force, that is F is equal to ma, right? Now in the next class we will study the Newton's third law of motion. That's all for today's class, students. Thank you.